में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कंप्लीट जीएस का हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन कर रहे हैं, जो कि 4500 प्लस क्वेश्चंस की श्रृंखला है, लगभग 222 स्लाइड्स में। कल हमने पार्ट 1 कराया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन तक कवर किए थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमारा नागालैंड में स्थित है, नागालैंड के किफिर ज़िले में। और 3 मार्च 1993 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य को, जबकि 2 फरवरी 2005 को इसको हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और यह नागालैंड में म्यांमार सीमा के करीब में स्थित है, किफिर ज़िले में। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तो इनकी राजधानियां आपको अच्छे से पता ही होंगी। असम का दिसपुर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मणिपुर का इम्फाल और नागालैंड का तो कोहिमा होता ही है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो लाल पांडा परियोजना हमारी 1996 में शुरू हुई थी, जिसको विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया था। और लाल पांडा पूर्वी हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, इन सब जंगलों में पाया जाता है लाल पांडा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है 1962 में हुई थी, चेन्नई में। और इसकी जो संस्थापक थी उनका नाम था रुक्मिणी देवी अरुंडेल। और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 सांसद भी होते हैं। इसके सदस्य 4 लोकसभा के सांसद और 2 राज्यसभा के, इसी तरह 28 सदस्य होते हैं। और अब इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के सीकरी के बल्लभगढ़ में गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुमात्रान, अमूर साइबेरियन, मलयान, अमोय और इंडो चाइनीज यानी कि दक्षिणी चीन खबरों में देखे गए हैं कि किसकी प्रजातियां हैं? तो ये बाघ की उप प्रजातियां हैं। आजकल क्या आज ही नामीबिया से चीते लाए गए हैं कुनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे। और उन्होंने उन चीतों को यहाँ कुनो नेशनल पार्क में लाके उनकी जनन क्षमता, भारत में जो विलुप्तता है चीतों की संख्या की, प्रजातियां की, उनको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में असत्य कथनों पे विचार कीजिए। पहला है हमारा, राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व का 40% उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं। बी ऑप्शन है हमारा, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगल सराय में है। अगला है हमारा, वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। तो इसमें हमारा सब सही है, सी वाला ऑप्शन गलत है।
जो कि वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज स्थित है। बाकी उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में ही चलाई गई थी, इलाहाबाद से कानपुर तक। और एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट भी मुगल सराय में है। और राज्य 25 सारस इस समय संकटाग्रस्त हैं, ये भी हमारा सही है। और संपूर्ण विश्व का 40% उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं, क्योंकि जो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है ये वाराणसी में नहीं, आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? अब ये हिंदी का प्रश्न आ गया, साहित्य का। तो हमने आपको जैसा कि पहले पार्ट में बताया था कि ये कंप्लीट जीएस है, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा निचोड़, पूरा सार इसमें हमने देने का प्रयास किया है और है भी, आप आगे की क्वेश्चंस में भी देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? तो ये भवानी चरण का है, और ये अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित है रामलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों पर प्रकाश विचार कीजिए, यानी प्रकाश डालिए। ये गलत टाइप हो गया थोड़ा। पहला हमारा, महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। दूसरा है, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ था। तीसरा है हमारा, वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ। चौथा है हमारा, प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बाराबंकी के संडौली गांव में स्थापित किया गया है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 4। क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ, ये गलत है। ये हमारा जो शुरू हुआ था 1930 में सर्वप्रथम, ये मेरठ से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहला ऑप्शन है इसका, वन महोत्सव का कब शुरू हुआ, इसका नारा क्या था? पहला ऑप्शन है 1962 में वृक्ष बचाओ, जिसका नारा था। दूसरा है 1952, वृक्ष का अर्थ जल है और जल ही जीवन है। तीसरा है हमारा 1952 में इसका नारा जो था, पर्यावरण है तो जीवन है। चौथा ऑप्शन है हमारा 1952, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो वन महोत्सव कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ था वो 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसका नारा था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपाल के रसमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह उत्तर प्रदेश, चूँकि अब ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको हम बता रहे हैं, यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिल जाती है। राप्ती नदी इन जिलों से बहती हुई घाघरा में देवरिया के समीप मिलती है, जबकि बेतवा भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से, केन तथा टोंस मैहर के निकट तमसा कुंड से बेतवा निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये उत्तर प्रदेश स्पेशल ये भी है, देखिए आप, उत्तर प्रदेश भी इसमें कवर हुआ, हिंदी भी कवर हुआ है, साइंस भी इंक्लूडेड है,
और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब सारा कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? तो नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत हमारा 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दे रखी है। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम व संयुक्त नगर प्रांत पालिका अधिनियम 1916 पारित होने के बाद हुई है। चलिए हम बात करेंगे जनगणना 2011 की, भारत के भी सापेक्ष और उत्तर प्रदेश के भी सापेक्ष। हालांकि इसमें ऑप्शन आपको सही उत्तर चयन करने का कूट दिया गया है, 4 ही ऑप्शन है, लेकिन हमसे जो पॉसिबिलिटी होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। क्वेश्चन है हमारा पहला ऑप्शन इसमें कि क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कि कूट में दिया गया है कि कौन से कथन सही है। क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इसमें आपका दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 16.5% योगदान है और इसकी साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बात करते हैं हम यदि लिंगानुपात की, तो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले हम बात करेंगे 2011 जनगणना की। 2011 जनगणना आयुक्त हमारे कौन थे? सी चंद्रमौली जी थे। और थीम क्या थी 2011 की जनगणना की? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब जनगणना 2021 में होने वाली थी, ड्यू टू कोविड पीरियड टल गई है, जबकि इसके जो अध्यक्ष होंगे 2021 के जनगणना के, वो विवेक जोशी जी होंगे और थीम होगा इसका जन भागीदारी से जन कल्याण। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जबकि 2001 में 898 था। वहीं उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 2011 में 902 है और 2001 में जबकि 916 थी, 4 अंक गिरा है। वहीं भारत के लिंगानुपात का बात करें हम तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है भारत का लिंगानुपात, जबकि 2001 में 933 थी। वहीं भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वो 2011 में जो है वो 919 थी और जबकि 2001 में 927 थी। यहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। और भारत में राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084, जो कि पिछली जनगणना की अपेक्षा 26 बढ़ा है 2001 में। और सबसे कम लिंगानुपात बिहार का है 921 है, जबकि पिछली जनगणना की अपेक्षा ये 5 अंक नीचे गिरा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करें। शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा देवरिया तथा फैजाबाद जिलों में होती है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम रहता है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। शीत ऋतु में जो तापमान हमको देखने को मिलता है वो पश्चिमी गंगा मैदानों में, मतलब पश्चिमी गंगा मैदान के क्षेत्रों में तापमान हमको कम देखने को मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। आई थिंक 38 ही था, 39 नंबर क्वेश्चन पे।
धारणीय विकास, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। पहला ऑप्शन है हमारा भौतिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा ऑप्शन है हमारा औद्योगिक संसाधन, जबकि चौथा ऑप्शन है सामाजिक संसाधन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। व्याख्या भी दे रखी है इसमें। धारणीय विकास के तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य में आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है। तो आप सबको ये पता होगा, सर्वाहारियों का है, सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला के जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें जो मानव है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। और जो उपभोक्ता की श्रेणी है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा हो गया हमारा द्वितीयक, और तीसरा हो गया हमारा तृतीयक उपभोक्ता। जहाँ कोई क्वेश्चन डिस्क्राइब करने वाला होगा वहाँ हम डिस्क्राइबिनेशन जरूर करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में है, सीधे सीधे ऑप्शन से हो जा रहे हैं, उनको हम डायरेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोग भी थोड़ा बोर्ड फील करोगे। इसलिए हम 25-25 क्वेश्चन डेली कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हम दे सके जिन क्वेश्चनों में ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता क्या है और यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ अभियान, एपिको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था उत्तराखंड के चमोली से, जो कि 26 मार्च 1976 को शुरू हुआ था। आई थिंक आप लोग एक बार चेक करिएगा, इसमें 76 है या 73, शायद मेरे से टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया। मेरे हिसाब से तो यहाँ 1973 होना चाहिए था। बाकी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। ये जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, इसको मुख्यतः 4 व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी। व्यक्तियों नहीं कहेंगे, महान व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, प्रकृति की संरक्षण दिया यह आंदोलन करके। पहला नाम है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरे आपके हो गए कॉमरेड गोविंद सिंह, तीसरे हो गए चंडी प्रसाद भट्ट, और चौथी हैं श्रीमती गौरा देवी। इन 4 महान व्यक्तियों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली से किया था, जो कि शायद मेरे हिसाब से तो 1973 होना चाहिए, लेकिन 1976 इसमें लिखा है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। मैंग्रोव वनों पे वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, मैंग्रोव विशाल क्षेत्र, कार्बन 6 यानी C6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या फिर B और C दोनों। तो वैश्विक तापमान का प्रभाव, मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका। तो केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर जो नगर हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, चलिए देखते हैं क्या दिया है। अमेरिका ऐसे नगर अमेरिका के शिकागो शहर में पाए जाते हैं। इस सिद्धांत को पार्क तथा वर्गेस ने दिया था। उन्होंने बताया कि ऐसे नगरों का विकास भीतर से बाहर की ओर वृत्त के रूप में होता है, और जबकि नगरों का विकास जो है वो 6 प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्ची बस्तियों को कैंसर किसने कहा है? तो ये हमारा हो जाएगा डेविड हंटर ने। चलिए, कच्ची बस्तियों को कैंसर डेविड हंटर ने बोला था। देखते हैं। और होमर हाइट ने सेक्टर सिद्धांत दिया था, जबकि खंड एवं अस्तर सिद्धांत जो है वो जी टेलर ने दिया था। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये के एम नाम्बियार जी ने कहा था। जैसा कि व्याख्या में दिया गया है, के एम नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा का आपातकार संविधान के साथ धोखा है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया? तो ये तो सबको पता है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19F से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, तथा इतने ही लोग प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है हमारा आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के, और अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है राष्ट्रपति की, जबकि वहीं राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? पहला ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, दूसरा है कैबिनेट मिशन, तीसरा है क्रिप्स प्रस्ताव, चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन युग के अंतर्गत हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था, जो कि भारत भेजा था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव बनाए गए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, तथा एवी अलेक्जेंडर, इन लोगों को भेजा गया था।
और इस मिशन का उद्देश्य यह था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण किया जाए और उसके क्या उपाय हो सकते हैं, उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं हस्तांतरण की, जो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। उन सब पहलुओं की विवेचना करने के लिए इन लोगों को भेजा गया था। चलिए हम अपने बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम 25-25 क्वेश्चनों का सेट करेंगे पार्ट्स में डिवाइड करके। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 42 तक किससे संबंधित है। तो ये हमारे लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं और जो कि भाग 16 में उल्लिखित है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, पार्ट 3 में, कंप्लीट जीएस एमसीक्यू रिवीजन में। तब तक के लिए धन्यवाद।